सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है। 11th का बायोलॉजी अभी देख रहे हैं। तो चैप्टर नंबर हम 6 अभी चालू रहता हमारा, जिसका पार्ट 5 आज हम देखने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है लिपिड, देन है एंजाइम, ठीक है। तो अभी आज जो है वो हम एंजाइम के बारे में थोड़ी यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन लेने वाले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, फैट्स हो गए, तो वो सभी हमने यहाँ पर देख लिया। अभी देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, पार्ट सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। तो ये सभी पार्ट्स आप पहले देखो, उसके बाद ये पार्ट 5 पे आप आओ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 4 पार्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आपको जो नाम मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी करके, उसके अंदर सभी जो चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे आपको। जो भी हमने 15 में से जो है वो लगभग 10 के आसपास चैप्टर हमारे अपलोड हो चुका है, तो वो आप देख सकते हो। पार्ट वाइज है, लाइन टू लाइन है, डिटेल है। तो यह है अपना पार्ट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 6 बायोमोलिक्यूल्स। इसको अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। सो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं इसका ओवरव्यू। ये मैंने जो है एक स्लाइड ऐड की है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पार्ट 5 है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 का ओवरव्यू में देखो, सबसे पहला है आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, देन नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स को नाम कैसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है एंजाइम। देन उसके बाद है नेचर ऑफ एंजाइम्स, मतलब कि एंजाइम पे पूरा का पूरा ये वीडियो आज होने वाला है पार्ट नंबर 5। मतलब कि आपको जो है वो एंजाइम की टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, उसका नेम, उसका प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ये पार्ट 5 के अंदर, ठीक है। तो आज एंजाइम जो है वो आपका कंप्लीटली होगा, देखो लाइन टू लाइन होगा। तो देखो एंजाइम के अंदर स्टार्टिंग में देखते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है? तो देखो एंजाइम्स, so thousands of different chemical reaction takes place automatically at a given time in a teeny living cell। तो thousands of मतलब कि हजारों क्या होते हैं? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। किसके अंदर? टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही हो जाता है। कब? एट अ गिवन टाइम, ठीक है, टाइम के अंदर। इन टीनी लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? एक सेल है, और वो सेल के अंदर क्या हो रहा है? थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होता है। किसके अंदर? टीनी सेल के अंदर। सेल कहाँ पर होती है? लिविंग सेल के अंदर। मतलब अगर बैक्टीरिया ही ले लो आप, बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसा है? एक सेल से ही बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर जो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग सेल के अंदर। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है और उसके अंदर जो सेल है उसके अंदर हजारों रिएक्शंस होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं एक टाइम के अंदर स्पेसिफिक। एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, मतलब कि वो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, बॉडी टेम्परेचर मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 109 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इफ दिस एंजाइम्स वेयर नॉट प्रेजेंट, अगर एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता? इन द सेल वेयर, देखो इफ एंजाइम्स वेयर नॉट प्रेजेंट इन द सेल, अगर एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता? एदर द रिएक्शन वुड नॉट ऑकर्स, एक तो रिएक्शन नहीं होता, और इफ दे ऑकर्स दे वुड ऑकर्स एट द वेरी वेरी स्लो रेट। अगर एंजाइम्स नहीं होते तो वो उनका जो रेट है वेरी वेरी स्लो हो जाता, या फिर सबसे पहले तो एक प्रोबेबिलिटी होती कि रिएक्शंस ऑकर्स ही नहीं होते, मतलब कि द रिएक्शन वुड नॉट ऑकर्स, और अगर होते ऑकर्स तो उनका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होता, मतलब कि वुड ऑकर्स एट अ वेरी वेरी स्लो रेट। वो होता है एंजाइम्स का मतलब कि अगर एंजाइम नहीं होता तो क्या है? ये होता। अगर एंजाइम अभी है तो क्या हो रहा है? डिफरेंट, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं एक लिविंग सेल के अंदर बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम से उनका रेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। लेकिन अगर एंजाइम्स नहीं होते तो एक तो रिएक्शन ही नहीं ऑकर होते लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सेल के अंदर, या फिर अगर होते तो बहुत ज़्यादा कम स्पीड में ऑकर्स होते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि हजारों रिएक्शंस होते हैं एक लिविंग सेल के अंदर, वो बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की वजह से ही होते हैं एट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो ईच एंजाइम्स कैटेलाइज्ड, एंजाइम क्या करता है? कैटेलाइज करने का काम करता है। कैटेलाइज, कैटेलिस्ट आपको पता है क्या है? कैटेलिस्ट, ठीक है। ये केमिस्ट्री के अंदर एक टर्म है कैटेलिस्ट, जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है वो होता है कैटेलिस्ट।
मतलब वो एक्चुअली रिएक्शन में टेकअप पार्ट नहीं लेता, लेकिन उसके प्रेजेंस से ही उसको वो वहाँ पर है, इसीलिए वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। और वो एंजाइम क्या है, तो एक सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है। और इसलिए थाउजेंड्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस है वो हो रही है लिविंग सेल के अंदर, बिकॉज ये क्या है, एक कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ के लेना है, यहाँ पे जो है वो आपको समझ के यहाँ पर लेना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा कि अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस स्पेशली परहैप्स ओनली वन। ठीक है, तो जो एक रिएक्शन है परफेक्ट, ये मतलब कि अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेलाइज अ स्मॉल नंबर ऑफ रिएक्शंस, मतलब कि रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करता है एंजाइम। स्पेशलाइज्ड परहैप्स ओनली वन। ठीक है, वो कैसा कहता है, स्पेसिफिकली मतलब हर एक रिएक्शन के अंदर हर एक डिफरेंट टाइप का एंजाइम्स होता है, वो रिएक्शन को वो क्या करता है, स्पीड देता है। ठीक है, इसलिए थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं एक लिविंग सेल के अंदर। एंड द सब्सटेंस अपॉन विच द एंजाइम एक्ट, और जो एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करता है ऐसा सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है, तो फिर ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम ने अटैक किया है या फिर एंजाइम ने उसके ऊपर थोड़ा अपना प्रभाव डाला है, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर क्या किया है एंजाइम ने, उसका जो है क्या किया है, उसके ऊपर वो एक्ट हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द एंजाइम्स विच एक्ट विद इन द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड आर कॉल्ड एज एंडो एंजाइम्स। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं, जिस सेल के अंदर सिंथेसाइज हुए हैं वहाँ पर ही अपना काम शुरू कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंडो एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस, इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है इसका, ये नीचे में एग्जांपल, एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस्ड क्लोरोप्लास्ट, ऐसे एंजाइम जो क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इफ दे आर एक्ट आउटसाइड, और ऐसे एंजाइम्स जो आउटसाइड एक्ट करते हैं, ओके, आउटसाइड द सेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड, मतलब ये सेल के अंदर वो सिंथेसाइज हुए हैं और वो अपने बाहर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, बाहर के सेल के ऊपर, उसको हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम्स। ठीक है, तो दो टाइप के एंजाइम्स है, एंडो एंजाइम्स एंड एक्सो एंजाइम्स। एक्सो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स है जो उस सेल के अंदर तैयार हो रहे हैं और उसी के अंदर अपना प्रभाव या फिर उसके अंदर एक्ट हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम्स, ये कैसे एंजाइम्स है, ये एंडो एंजाइम्स है। मतलब कि ये जिस सेल के अंदर तैयार हो रहे हैं वहाँ पर भी अपना काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स है जो एक सेल के अंदर तैयार होते हैं इस सेल के अंदर, लेकिन काम उस सेल के बाहर के ऊपर करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, बाहर का जो मतलब कि सेल है आउटसाइड द सेल वो काम करना करते हैं, एक्ट करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम्स। तो इसको हम बोलेंगे एक्सो एंजाइम्स। तो एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, क्या होता है, आउटसाइड, एंड जो एंडो है इसका मतलब होता है इनसाइड। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सो एंजाइम्स एंड एंडो एंजाइम्स। उसके बाद देखो नेचर ऑफ एंजाइम। नेचर कैसे होता है एंजाइम का, देखो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन, मतलब कौन कौन से केमिकल से ये बना है। एंजाइम्स कैन बी पुट इनटू टू कैटेगरीज, एंजाइम्स को दो कैटेगरी के अंदर पुट मतलब कि रखा गया है। कौन कौन से दो कैटेगरी, सबसे पहले है प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम्स, उसके बाद है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ठीक है, प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम्स एंड सेकंड है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। देखो प्रोटीनियस एंजाइम्स में है प्रोटीनीज दैट स्पिल्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला होता है प्रोटीनेज। ठीक है, स्पिल्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक करता है वो होता है प्रोटीनेज, यह होता है प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम्स। देन सेकंड होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बनते हैं, टू विच अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अटैच। तो प्रोटीन ही होता ही है लेकिन उसके साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो होता है क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन से बनता है ये, और इसके साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, वो अटैच रहता है उसको। तो ये है दो, मतलब कि प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये किसके बेसिस पे है, इसका क्लासिफिकेशन वो है इसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, मतलब ये कौन से केमिकल से बना है। ठीक है, देन दीज आर एंजाइम्स विच रिक्वायर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। और ये ऐसे एंजाइम्स है जिनको क्या लगता है, इनको लगता है, एंजाइम्स है इनको लगता है सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बोनेस के कंपाउंड से बने हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इनऑर्गेनिक मतलब कार्बोनेस के कंपाउंड को छोड़ के वो हो गए इनऑर्गेनिक आयंस, लगते हैं इसकी एक्टिविटी को करने के लिए, इनका काम को करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स है जिनको काम करने के लिए सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस लगते हैं। ठीक है,
तो ये जो है वो सिंपल में दो कैटेगरी के अंदर इसको जो है वो दिया गया है, क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहला है प्योरली प्रोटीनेशियस एंजाइम्स एंड सेकंड है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। ये प्रोटीनेशियस एंजाइम्स क्या होता है, प्रोटीनेज होता है इसका एग्जांपल, जो ब्रेक करता है प्रोटीन्स को। एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या है, तो ये प्रोटीन से बनता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वहाँ पर, उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है नेचर ऑफ एंजाइम्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइडली अटैच। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टाइडली अटैच होते हैं, ठीक है, कि लेकिन किससे, टू प्रोटीन पार्ट। किससे, देखो टू प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स किसको बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टाइडली अटैच होंगे किसके साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ। एंजाइम्स, ओके, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर टाइडली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो टाइटली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट से, उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। उसके बाद वेयर इज द इनऑर्गेनिक आयंस विच आर क्लोजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। उसके बाद देखो सबसे पहले है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टाइटली अटैच है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, उसको हम कोएंजाइम बोलेंगे। और उसका बाद है इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो लूजली अटैच है किसके साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पहली है यहाँ पर देखो कोएंजाइम एंड उसके बाद है कोफैक्टर। कोएंजाइम्स मतलब क्या, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। और कोफैक्टर किसको बोलेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह पे क्या आएगा, ऑर्गेनिक आयंस लूजली अटैच, टाइटली अटैच जगह पे आएगा लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट तो सिमिलर है दोनों के अंदर, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक आयंस है, और ये टाइटली अटैच है तो ये लूजली अटैच है। ठीक है, तो कोएंजाइम क्या होगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड एज कोएंजाइम। एंड कोफैक्टर क्या होगा, इनऑर्गेनिक आयंस लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट कॉल्ड एज कोफैक्टर। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। देन सम ऑफ द ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स, अभी हम ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स, ऐसा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट को, उसको हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। आर, ये कौन से, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसका जो है वो ये होता है NAD, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और लॉन्ग फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड ये होता है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज FMN। ठीक है, FMN, ये होता है फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, तो सम ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स है, क्या है, कोएंजाइम्स। देन ऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल्स विच एक्ट एज कोफैक्टर्स। ओके, जो ऑर्गेनिक आयंस होते हैं मेटल्स के, वो एज अ कोफैक्टर काम करते हैं। इंक्लूड्स क्या, कौन कौन से, मैग्नीशियम, ये कॉपर, ये जिंक, ये सभी क्या है, तो मेटल्स है। मेटल्स आपको पता ही है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, और हीट को भी कैरी कर सकते हैं, वो होते हैं मेटल्स। और ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये कैसे, ये मेटल्स है। और ये इसके जो आयंस होते हैं वो कोफैक्टर का काम करते हैं, मतलब एक्ट एज कोफैक्टर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि ये इनऑर्गेनिक आयंस है और ये मेटल के आयंस है, और वो कोफैक्टर एज जो है वो एक्ट करते हैं, और ये होते हैं मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। ठीक है, ETC। उसके बाद है आयरन, Fe इज अ कोफैक्टर है, आप पहले ही हमने पढ़ा, ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड मैग्नीज। ओके, देखो अभी एंजाइम कैटेलाइज का क्या है, कोफैक्टर है आयरन। देखो अभी यहाँ पर क्या है, आयरन, दैट इज Fe, आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। इज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कैटेलेज, ये जो है एंजाइम इसका कोफैक्टर है। उसके बाद जो मैग्नीज है, इज अ कोफैक्टर ऑफ पेप्टिडेज, जो मैग्नीज है वो कोफैक्टर है पेप्टिडेज का। एंड ऑफन मेटल्स कोफैक्टर आर रेफर टू एज ए एंजाइम एक्टिवेटर, और जो कोफैक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला होता है कोफैक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो जो आयरन है Fe, वो किसका कोफैक्टर है, देखो वो किसका है, देखो कैटेलेज का। ठीक है, कैटेलेज, ये कैटेलेज एंजाइम का। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, मैग्नीज। ठीक है, यमियन, ये किसका है, ये है हमारा सिंपल में कौन सा, पेप्टिडेस। ठीक है, पेप्टिडेसेस है, यहाँ पे पेप्टिडेस बोलेंगे, तो ये पेप्टिडेस एंजाइम का कोफैक्टर है। ठीक है, ये क्या है, कोफैक्टर। और ये मैग्नीशियम, ये क्या है, तो आयरन, इनऑर्गेनिक आयंस है, किसके, मेटल्स के, और वो कोफैक्टर का काम करते हैं, ये पहले ही हमने देख लिया। और इसलिए ये क्या है, तो कोफैक्टर्स है। और ये कोफैक्टर्स किसके हैं, ये Fe है, कोफैक्टर एंजाइम कैटेलेज का। और यमियन, मैग्नीज है, को एंजाइम जो है वो को एंजाइम है किसका, यहाँ पर कोफैक्टर है, कोफैक्टर है एंजाइम पेप्टिडेसेस का। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। और ये एज ए एंजाइम एक्टिवेटर का काम करते हैं, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट करने वाला होता है एंजाइम एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इजी वे के अंदर आपको समझ के लेना है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज एंजाइम शो करता है। सबसे पहले है प्रोटीनियस नेचर। प्रोटीनियस नेचर मतलब एंजाइम प्रोटीन से बनता है, मतलब इसके अंदर क्या है, प्रोटीन से। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स है, देखो प्रोटीन्स, बिकॉज इसके नाम में ही देखो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 50% इन्फॉर्मेशन इसके नाम में मिल जाती है, हर बार बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। प्रोटीनियस, ये देखो प्रोटीन, देखो प्रोटीन, और नियस मतलब इसके अंदर है प्रोटीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नेचर है प्रोटीनियस, मतलब कि ये प्रोटीन से बना है, बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ऑल एंजाइम्स, ओके देखो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से बनता है, इसलिए इसका नेचर कैसा है, सबसे पहला प्रोटीनियस नेचर। उसके बाद है 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। 3 डायमेंशनल है, कैसा, देखो ऑल एंजाइम्स हैव द स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कॉन्फॉर्मेशन। 3 डायमेंशनल किसका शेप होता है, एंड दे हैव 1 और मोर एक्टिव साइड, और एक या फिर 2 एक्टिव साइड्स होते हैं, टू विच सबस्ट्रेट मतलब कि रिएक्टेंट कंबाइन, सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन होता है। और सबस्ट्रेट हमको पता है क्या होता है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ऐसा होता है जो एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट करता है, जिस सब्सटेंस के ऊपर एंजाइम्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी सबसे पहले प्रॉपर्टीज के अंदर हमने बोला कि ये प्रोटीनियस नेचर शो करता है, ये उसकी फर्स्ट उसका प्रॉपर्टी हो गया। देन 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन, ये उसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ओके। उसके बाद ध्यान में रखो आप, ये 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन होता है, एंड एक या फिर उसके ज़्यादा मोर साइड्स होते हैं, एक्टिव साइड्स किसके अंदर, ये एंजाइम्स के अंदर। एंड द पॉइंट ऑफ एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट ज्वाइन, ऐसा एक्टिव साइट का पॉइंट जहाँ पे सबस्ट्रेट ज्वाइन होता है विद द एंजाइम्स, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट किसको बोलेंगे, सबस्ट्रेट की बाइंड होने की जगह, मतलब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। कितना ईजी है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम जिस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करेगा उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होने की मतलब कि बाइंड होने की किसके साथ, देखो सब्सटेंस, द पॉइंट एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट ज्वाइन विद एंजाइम, सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ ज्वाइन होने की जो साइट रहेगी उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। किसके साथ, एंजाइम के साथ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबस्ट्रेट एक ऐसी एक्टिव साइट रहेगी जहां पर एंजाइम के साथ जो है वो सबस्ट्रेट ज्वाइन हो जाएगा, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, ठीक है। कितना ईजी है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो ये हमारा 2 प्रॉपर्टी हमने देखा, सबसे पहले है प्रोटीनियस नेचर, देन 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ये थर्ड वाली है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, मतलब कि कैटेलिस्ट हमको पता है क्या होता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट जो है वो केमिस्ट्री के अंदर टर्म आता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, वो होता है कैटेलिस्ट। वो एक्चुअली टेक पार्ट नहीं करता रिएक्शन के अंदर, ओके, लेकिन उसके प्रेजेंस से ही वो जो रिएक्शन है उसका स्पीड बढ़ जाता है, वो होता है कैटेलिस्ट। और ये एंजाइम जो है वो कैटेलिस्ट प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि ये देखो क्या करेगा, आपको 50% अंदाजा लग गया होगा। अभी देखो एंजाइम्स आर द लाइक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ऐसे काम करते हैं एंड इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो कैटलिस्ट होता है वो केमिस्ट्री के अंदर का, वो देखो वो केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड कौन बढ़ाता है, कैटलिस्ट। किसके अंदर का, केमिस्ट्री के अंदर का, ओके। और जो यहाँ पर हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं सॉरी एंजाइम, ठीक है, एंजाइम है हमारा एंजाइम। सो एंजाइम क्या है, तो एक कैटलिस्ट है और वो स्पीड बढ़ाता है किसका, रिएक्शन का, लेकिन कौन से, बायोकेमिकल रिएक्शन का। बायो मतलब क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस रिएक्शन का ये स्पीड बढ़ाता है, इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं जो हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, लैब के अंदर हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर का। लेकिन एंजाइम जो है वो एक लिविंग सेल के अंदर रहता है और वो बायोकेमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली रिएक्शन उसका स्पीड बढ़ाता है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इजी वे के अंदर, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग है। एंजाइम्स आर द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस बट देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज, लेकिन वो खुद अनचेंज रहता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है वो रिलीज करता है, रिलीज द प्रोडक्ट, देन रिमेन एक्टिव टू द कैटलाइज अगेन। और जब रिएक्शन हो जाती है वो अपना जो प्रोडक्ट है
वो प्रोडक्ट को क्या करता है, रिलीज करता है प्रोडक्ट को, और बाद में फिर कैटेलाइज हो जाता है अगेन, मतलब दूसरे और केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए और तैयार हो जाता है। और इसलिए हमने फर्स्ट में देखा था कि एंजाइम से इसलिए थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं एक छोटी सी लिविंग सेल के अंदर, बिकॉज ये एंजाइम्स क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है, ये हमको पता है। और ये एक बार बढ़ाने के बाद फिर और अगेन कैटेलाइज करता है, किसी और को तैयार हो जाता है, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाया, फिर बाद में और तैयार हो गया किसी और रिएक्शन का स्पीड बढ़ाने के लिए। इसलिए थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं एक छोटे से लिविंग सेल के अंदर, ठीक है। तो यही तो ब्यूटी है साइंस का, बायोलॉजी का। यहाँ पर एवरी जो थिंग्स है उसके पीछे क्या है, रीजन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी के अंदर। सो देखो टेम्परेचर के अंदर क्या देखना है, एंजाइम्स आर द डिस्ट्रॉयड, एंजाइम जो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं एट अ हायर टेम्परेचर। कौन सा, 60 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस अगर रहा, या फिर देखो एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय मतलब कि वो खराब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद बिलो दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये 60 एंड 70 डिग्री ये सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे एंड बिकम इनएक्टिव। वो कैसे बन जाएंगे, इनएक्टिव बन जाएंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे कम टेम्परेचर रहा तो, लेकिन फिर वो जो है वो इनएक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इनएक्टिव स्टेट इज टेम्पररी, वो इनएक्टिव स्टेट कैसे रहेगी, टेम्पररी, टेम्पररी मतलब कुछ थोड़े समय के लिए है। एंड द एंजाइम्स कैन बिकम एक्टिव एट द सूटेबल टेम्परेचर, और जब सूटेबल टेम्परेचर आ जाता है बाद में हमारे बॉडी का, तो फिर बाद में वो क्या हो जाता है, फिर में वो एक्टिव बन जाएगा। और वो इनएक्टिव कब रहेगा, जब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगा तब। अगर वो ज़्यादा है तो एंजाइम तो मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 60 से 70 अबव अगर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन कम है तो वो इनएक्टिव बन जाएगा। देखो बिकम इनएक्टिव, और वो इनएक्टिव जो होती है उसकी स्टेट वो टेम्पररी होती है, मतलब थोड़ी जो है थोड़ी टाइम के लिए ही वो इनएक्टिव होता है, और उसके बाद जो है वो बाद में अगेन सुटेबल जब टेम्परेचर मिल जाता है तब बाद में और एक्टिव बन जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब नॉर्मल, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बिटवीन देखो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों क्या है, तो ये टेम्परेचर की रेंज है। इसके अंदर क्या होता है, अपना एंजाइम जो है वो यहाँ पर एक्टिव होता है, मतलब अपना एक्टिव काम करता है एंजाइम। कौन से टेम्परेचर के अंदर, 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर के अंदर। और 60 टू 70 डिग्री अगर सेल्सियस है, ठीक है, तो ये सीधा क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और अगर 50 से 60 डिग्री तक जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो कैसा बन जाएगा, इनएक्टिव। क्या बन जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके टेम्परेचर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। और ये टेम्परेचर क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसका, एंजाइम्स का, बिकॉज ये टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है एंजाइम पे। बिकॉज अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, थोड़ा उससे कम है तो वो इनएक्टिव बन जा रहा है, और थोड़ा उससे ज़्यादा अगर 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस है तो फिर तो वो बाद में नॉर्मल या फिर एक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसकी, एंजाइम की। उसके बाद है नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। क्या है नॉमेनक्लेचर, मतलब एंजाइम्स को जो वो नाम कैसे दिए जाते हैं वो देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के अंदर। सबसे पहले है देयर आर वेरियस वेज, ओके, सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ नेमिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स को नेम करने के लिए जो है वो वेरियस वेज होते हैं। तो एंजाइम्स को नाम देने के लिए जो है वो बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, वेज होते हैं, मतलब तरीके होते हैं। एंड एंजाइम्स कैन नेम बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स बोले तो होता है जो वो स्टार्टिंग में हम सफिक्स बाद में लास्ट में लगाते हैं ना, वो होता है सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल ASE टू द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ASE लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ASE। जैसे कि देखो ऑन विच दे एक्ट, एग्जाम्पल ऑन विच दे एक्ट मतलब कि सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो सबस्ट्रेट होता है। देखो प्रोटीनेज, यहाँ पर देखो ये A है, O नहीं है, ASE, ये क्या है, प्रीफिक्स, सफिक्स है, ये सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है, जो लास्ट में लगता है वो होता है सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, ये देखो सुक्रेज ASE लास्ट में लगा कि नहीं, न्यूक्लियस ASE लास्ट में लगा, तो ये क्या होता है, नेमिंग होता है एंजाइम का। एंजाइम को नाम देने का एक क्या होता है, तरीका होता है। वैसे तो बहुत सारे जो है वेरियस वेज है नाम देने के एंजाइम्स को, लेकिन एंजाइम्स आर नेम जो दिया जाता है बाय दी सफिक्स। सफिक्स मतलब लास्ट में ASE ऐड करके। ये देखो सुक्रेज के लास्ट में ASE है, प्रोटीनेज के लास्ट में ASE है, न्यूक्लियस के लास्ट में ASE है, और ये लास्ट में इसलिए हम इसको सफिक्स बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग में होता तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और ये क्या है, तो सफिक्स है, बिकॉज ये जो है वो लास्ट में लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद है विच ब्रेकअप प्रोटीन, वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेकअप करता है, दैट इज सुक्रोज,
ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड रिस्पेक्टिवली। ओके, ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेकअप करने का काम करता है। एंड द एंजाइम्स कैन बी नेम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। और ये कैसा है कि एंजाइम को हम नाम देते हैं बिकॉज ऑफ दे कुछ उसके फंक्शन पे भी, नेम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन, वो कैसे काम कर रहा है, वो मतलब कि जोड़ने का काम कर रहा है या फिर तोड़ने का काम कर रहा है मॉलिक्यूल को, उसके अकॉर्डिंग भी उसका नेम जो है वो हम दिया जाता है। सो इसका एग्जाम्पल देखो, डीहाइड्रोजिनेस। डीहाइड्रोजिनेस क्या होता है, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला, देखो रिमूव हाइड्रोजन। उसके बाद है कार्बोक्सिलेज, ऐड CO। ओके, कार्बोक्सिलेज CO को ऐड करने वाला, ठीक है। उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेज, रिमूव CO2। उसके बाद है ऑक्सीडाइज्ड, हेल्पिंग इन ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से उसके नाम से ही जो काम है वो काम से ही उसका नाम रखा गया है। डिहाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला, कार्बोक्सिलेज ये CO को ऐड करने वाला, CO2 को, ठीक है, CO2 को ऐड करने वाला, कार्बन को ऐड करने वाला CO2। उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेज जो CO2 को निकालने वाला। उसके बाद ऑक्सीडाइजेज, ऑक्सीडाइजेशन के अंदर हेल्प करने वाला। मतलब कि यहाँ पर क्या है, उसके नाम रखे गए हैं, कैन बी नेम अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फंक्शन। वो जो फंक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन को निकालने का काम कर रहा है, इसलिए नाम दिख दिया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। और लास्ट में ASE है। ASE क्या है, तो प्रीफिक्स है जो हम लगाते हैं नाम का, एंजाइम को नाम देते वक्त। तो यहाँ पे आपको समझ के लेना है, अगर आपको नाम देना है किसी एंजाइम को तो उसका जो है वो लास्ट में हम ASE या प्रीफिक्स जो है वो सफिक्स लगा देंगे। प्रीफिक्स नहीं, प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगता है वो प्रीफिक्स होता है, लास्ट में लगता है वो सफिक्स होता है। तो सफिक्स लगा देंगे लास्ट में ASE। और यहाँ पर जो है कुछ एंजाइम्स के नाम दिए जाते हैं उसके फंक्शन में से, जैसे डिहाइड्रोजिनेस हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला, कार्बोक्सिलेज कार्बन CO2 को ऐड करने वाला, डी कार्बोक्सिलेज CO2 को निकालने वाला, ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला ऑक्सीडीजेस, ठीक है, ऑक्सीडेज, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे सिंपल वी के अंदर। और ये देखो ये ASE, इसके जो है वो ये हम उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, जो कि लास्ट में लगता है ASE। इससे हम नाम देते हैं किसी भी एंजाइम को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग में, देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर, द नेम ऑफ ईच एंजाइम एंड्स विद द एन ASE, मतलब ASE से ही वो एंड होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। एंड कंटेनिंग डबल नेम, और इसको क्या लगेगा, डबल नेम रहना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंड द फर्स्ट नेम इंडिकेट द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, जो फर्स्ट नेम होगा वो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इंडिकेट करेगा। सबस्ट्रेट क्या है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट हुआ है वो होता है सबस्ट्रेट, ओके। एंड अपॉन विच द एंजाइम एक्ट। एंड सेकंड नेम इंडिकेट द रिएक्शन कैटेलाइज्ड, ठीक है, रिएक्शन का कैटेलाइज्ड। एग्जाम्पल देखो, पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, देखो ये एंजाइम का नाम है पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज। तो ये उसके बाद है कैटेलाइज, ठीक है, कैटालाइसिस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहला है सबस्ट्रेट का जो है वो इंडिकेट द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहला। एंड उसके बाद एक्ट ऑन सेकंड नेम इंडिकेट द रिएक्शन का कैटेलाइज्ड, ये रिएक्शन का कैटेलाइज्ड है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेज कैटेलाइज्ड। और ये पायरुविक क्या है, ये सबस्ट्रेट का क्या है, नेचर है, ठीक है। पायरुविक क्या है, सबस्ट्रेट का नेचर है, ठीक है। देन कैटेलाइज द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुवेट। ये पायरुवेट क्या है, तो सिंपल में हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का नेचर है पायरुवेट, और ये क्या कर रहा है, डी कार्बोक्सिलेज, मतलब कि ये रिएक्शन का कैटेलाइज्ड है, ठीक है। तो ये ऐसा इंडिकेट करता है, मतलब कि फर्स्ट नेम है ये, इससे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ये कौन कहता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर। ये कहता है कि एंड हो रहा है ASE पे होना चाहिए, और डबल नेम होता है इसको। डबल नेम कौन कौन सा, जो फर्स्ट नेम होता है वो एक नेचर दिखाता है सबस्ट्रेट का, जो यहाँ पर दिखा रहा है पायरुविक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नेम होता है, देखो सेकंड नेम इंडिकेट द रिएक्शन कैटेलाइज्ड, जो यहाँ पर दिखा रहा है डी कार्बोक्सिलेज कैटेलाइजेस, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल ही यही है। और जो पायरुविक है ये सबस्ट्रेट का नेम है, मतलब कि ये सबस्ट्रेट क्या है, एंजाइम्स एक्ट, जिसके ऊपर देखो अपॉन विच द एंजाइम एक्ट, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट हुआ है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। ये पायरुविक क्या है, सबस्ट्रेट है। एंड डी कार्बोक्सिलेज कैटेलिसिस ये क्या है, तो ये रिएक्शन का कैटेलाइज्ड है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, जो रिमूव कर रहा है CO2 को, मतलब कि डी कार्बोक्सिलेज फ्रॉम द सबस्ट्रेट पायरुविक से, ठीक है। तो ये इसका नाम से ही कुछ हमको पहले ही देखा हमने कि नाम से ही जो उसका काम है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका नाम लिखेंगे कुछ एंजाइम्स का, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ के लेना है एंजाइम्स को हम कैसे नाम देते हैं, तो ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 5 खत्म होता है। सो इसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले एंजाइम्स देखा, उसके बाद देखा नेचर ऑफ एंजाइम्स, उसके बाद देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, उसके बाद देखा हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। ये सभी बातें जो है हमने पार्ट 5 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं,
ठीक है गाइस, तो यहाँ पर रुकते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। मिनिमम इसके 7 पार्ट बनेंगे और 6 और 7 जो पार्ट होगा वो अभी जल्दी से मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियोस गए आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।